मैं सतीश इंद्रमा आईएएस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं। यूसी नेट जेआरएफ का प्रीवियस ईयर पेपर दिसंबर 2013 का ये सेकेंड पेपर है। 50 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रम चूना प्रदेश में शैलों का अपक्षय करता है। कौन सा प्रक्रम चूना प्रदेश में शैलों का अपक्षय करता है। ऑप्शन ए है स्क्री का बनना, ऑप्शन बी है कार्बोनेटीकरण, ऑप्शन सी है ऑक्सीकरण, ऑप्शन डी है जलीकरण। तो जो चूना प्रदेश में शैलों का अपक्षय करता है वो उसे कहा जाता है कार्बोनेटीकरण। कार्बोनेटीकरण कहा जाता है। इसका सही आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का बी हो जाएगा, कार्बोनेटीकरण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक का नाम दिया है, दूसरी तरफ पुस्तक का नाम दिया है। देखिए उल्ड्रिज एवं मॉर्गन महोदय है। उल्ड्रिज एवं मॉर्गन महोदय की पुस्तक देखिए ये है स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी। उल्ड्रिज एवं मॉर्गन महोदय की पुस्तक स्पिरिट एंड पर्पज ऑफ ज्योग्राफी, यानी ए का तीसरा हो जाएगा। अगला देख लीजिए थर्नबरी की है प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी, यानी बी का पहला हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी। और वान रिchthofen का जियोमॉर्फोलॉजी है, यानी दूसरा हो जाएगा आपका। वान रिchthofen का जियोमॉर्फोलॉजी पुस्तक इन्होंने लिखी थी। और स्टीयर्स की बहुत फेमस पुस्तक कई बार पूछी गई, जे स्टीयर्स जो विद्वान हैं उनकी अनस्टेबल अर्थ, यानी चौथा हो जाएगा। तो जिसमें 3, 1, 2, 4 होगा वो सही आंसर होगा। देखिए इसमें 3, 1, 2, 4 सी वाले में आंसर आ रहा है, तो इसका सही दूसरे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो जाएगा। सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए निम्नलिखित में से कौन सी हिमनदी आकृति के लिए यह कहा जाता है या यह माना जाता है कि वह उपहिमीय सरिता के संस्तर से निर्मित हुई है। यानी जो भी हिम नदी आकृति दिया गया है, जैसे एस्कर, मोरेन, ड्रमलिन और केम, इसमें किस हिमनदी आकृति को उपहिमी सरिता के संस्तर से निर्मित हुई है ऐसा माना जाता है। तो इसका जो एस्कर है, एस्कर जो अश्लाकृति है, हिमनदी अश्लाकृति, इसको कब माना जाता है कि ये उपहिमीय सरिता के संस्तर से निर्मित हुई है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ए सही हो जाएगा, एस्कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है। देखिए पहले भारत को भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया गया था 5, और वर्तमान समय में विभाजित किया गया है 4, क्योंकि जोन 1 को समाप्त कर दिया गया है। जोन 1 को नहीं दिखाया जाता, जोन 2 में शामिल कर लिया गया है। तो जोन 2 है, 3 है, 4 है, तो 5 है। तो कितने भारतीय मौसम विज्ञान भारत को कितने भूकंपीय अंचलों में विभाजित किया है, तो 4 भूकंपीय अंचल है। 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, 4 भूकंपीय अंचल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उत्खात भूमि बेडलैंड अश्लाकृति निम्नलिखित की मिलीजुली क्रिया का उत्पाद है। उत्खात भूमि किसकी मिलीजुली क्रिया का उत्पाद है, इसको आपको बताना। पवन हिमानी का, पवन जल का, जल हिमानी का, जल और तापमान को। तो बेडलैंड टोपोग्राफी जो है वो पवन एवं जल की मिलीजुली उत्पाद है, यानी पवन एवं जल के अपर्दन प्रक्रिया के स्वरूप ये बनती है। तो इसका सही आंसर 5 का बी हो जाएगा, पवन एवं जल क्रिया का मिलजुला उत्पाद है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है। यानी आप ऊंचाई की ओर बढ़ रहे हैं तो उसमें तापमान में वृद्धि हो रही है, तो उसे क्या कहा जाता है। लैप्स रेट, एडियाबैटिक लैप्स रेट, ताप व्युत्क्रमण, सामान्य दर। तो स्पष्ट रूप से इसका आंसर क्या हो जाएगा, ताप व्युत्क्रमण। तो ऊंचाई में तापमान में वृद्धि क्या कहलाती है, ताप व्युत्क्रमण कहलाती है। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 6 का सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि वर्षा से संबंधित प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या है।
तो वर्षा से संबंधित प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या है? देखिए, असंतृप्त वायु दिया है, संघनन दिया है, ओस बिंदु दिया है, अवक्षेपण। तो यहाँ संघनन के बाद ओस बिंदु दिया है, इसका मतलब ये गलत होता है, क्योंकि सबसे पहले ड्यू पॉइंट प्राप्त किया जाता है, फिर उसके बाद कंडेंसेशन। तो फिर यहाँ ओस बिंदु दिया है, संघनन दिया है, लेकिन असंतृप्त वायु को बाद में कर दिया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे सी वाला देखिए, असंतृप्त वायु, फिर उसके बाद ओस बिंदु दिया है, यानी असंतृप्त वायु, फिर वायु ओस बिंदु यानी ड्यू पॉइंट को प्राप्त की, फिर संघनन हुआ, फिर अवक्षेपण हो गया यानी वर्षा हो गई। तो बिल्कुल सही आंसर सी हो जाएगा। तो असंतृप्त वायु, ओस बिंदु, संघनन और अवक्षेपण, ये सही क्रम है वर्षा का। तो 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखिए, निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें। निम्नलिखित स्थितियों को पढ़ें। क्या पढ़ें? मेघाच्छादित आकाश, ठंडी शुष्क वायु, तेज पवन, लंबी शीतकालीन रातें। उपयुक्त में से कौन स्थिति तापमान में विक्षेप को बढ़ावा देती है? तापमान में विलोमता को बढ़ावा देती है। ऐसे विक्षेप का मतलब आप लोग समझ, विलोमता। ठीक है, विलोमता को कौन बढ़ावा देती है? तापमान विलोमता को। तो देखिए, मेघाच्छादित आकाश तो नहीं देता है, क्योंकि तापमान में विलोमता को बढ़ावा देने के लिए स्वच्छ आकाश होना चाहिए, तो ये गलत। ठंडी शुष्क वायु, गुड, ठंडी शुष्क वायु है। तेज पवन नहीं होना चाहिए, स्थिर पवन होना चाहिए। तो यानी एक गलत हो गया और 3 भी गलत हो गया। तो 1 और 3 गलत हो गया। इसका अर्थ ये है कि 1 सब में, इसमें भी है, इसमें भी है, और 3 इसमें है, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 2 और 4, यानी थर्मल इन्वर्जन के ठंडी शुष्क वायु होनी चाहिए, ठंडी शुष्क वायु है, और लंबी शीतकालीन रातें होनी चाहिए, लंबी शीतकालीन रातें होनी चाहिए, यानी 2 और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका डी आंसर, 8 का डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन दिया है कि थानथवेट वर्गीकरण में दक्षिणी गंगा मैदान की, यहाँ पूछा है दक्षिणी गंगा मैदान की जलवायु किसके द्वारा सूचित की जाती है? तो किसके द्वारा सूचित की जाती है? ऑप्शन ए दिया है BA-W, ऑप्शन बी दिया है CA-W, ऑप्शन सी दिया है AA-W, ऑप्शन डी दिया है CW-W। तो थानथवेट महोदय ने दक्षिणी गंगा मैदान की जलवायु को सूचित करने के लिए इस CA-W का प्रयोग किया था। CA-W दक्षिणी गंगा मैदान के लिए यूज किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 9 का CA-W। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण होने वाला पवन विक्षेप या विचलन क्या कहलाता है? भूमंडलीय पवन कहलाता है, भूविक्षेपी पवन कहलाता है, आकस्मिक पवन कहलाता है, तो बलात् पवन कहलाता है। बहुत स्पष्ट है आंसर, इसका कॉन्सेप्ट अगर आप लोग समझते होंगे। देखिए, कह रहा है कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, जो घूर्णन रोटेट हो रही है पृथ्वी, उसके कारण उत्पन्न होने वाला पवन विक्षेप क्या कहलाता है? तो भूविक्षेपी पवन कहलाता है। ठीक है, भूविक्षेपी पवन कहलाता है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भूविक्षेपी पवन। 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी के घूर्णन कारण होने वाला विक्षेप क्या कहलाता है? भूविक्षेपी पवन। पवन विक्षेप क्या कहलाता है? भूविक्षेपी पवन। 10 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 11 क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि जलाशयों में लवणता में वृद्धि किसके परिवर्तन के साथ होती है? जलाशयों में लवणता में वृद्धि किसके परिवर्तन के साथ होती है? यानी लवणता में वृद्धि कैसे होगी? वाष्पीकरण में वृद्धि होगी तो लवणता में वृद्धि होगी, गुड, ये तो है। ताजे जल के सम्मिश्रण में कमी, तो ताजे जल के सम्मिश्रण में कमी होगी, तब भी लवणता में वृद्धि होगी, यानी ये वाला तो सही है। आगे देख लेते, वाष्पीकरण में कमी होगी तो लवणता में वृद्धि नहीं होगी। ताजे जल के सम्मिश्रण वृद्धि, तो ये गलत हो जाएगा, यानी ये गलत हो जाएगा। वाष्पीकरण में कमी, जब वाष्पीकरण में कमी होगी तो लवणता में भी लवणता में वृद्धि ही रहेगी। इसमें पूछा है कि जलाशयों में लवणता में वृद्धि किसके परिवर्तन कारण होगी? सॉरी, तो यानी लवणता में वृद्धि कैसे होगी? वाष्पीकरण में वृद्धि हो जाए,
तो वाष्पीकरण में वृद्धि हो जाए और ताजे जल के सम्मिश्रण में कमी हो जाए, ताजे जल उसमें मिले ही नहीं, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। और देख लीजिए क्यों ये बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दिया है वाष्पीकरण में कमी, वाष्पीकरण में कमी होगी तो भाई लवणता में वृद्धि नहीं होगी, लवणता में भी कमी हो जाएगी ताजे जल के। तो आगे ताजे जल की बातें नहीं, यहीं से गलत हो गया ये, वाष्पीकरण में कमी फिर वाष्पीकरण में कमी, ये भी गलत हो जाएगा। वाष्पीकरण में वृद्धि ये तो सही है, वृद्धि लेकिन ताजे जल के सम्मिश्रण में वृद्धि ये भी कहलाता है। ताजे जल का सम्मिश्रण अगर बढ़ जाएगा, ताज़ा जल उसमें किसी भी चीज़ में ज़्यादा मिलेगा तो सीधी बात है लवणता में कमी आएगी। लेकिन यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि जलाशयों में लवणता में वृद्धि किसके परिवर्तन से, तो वाष्पीकरण में वृद्धि और ताजे जल के सम्मिश्रण में कमी। इसका सही आंसर 11 का ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन दिया है अभी कथन दिया है, मृत या डेड सागर या मृत सागर में लवणता बहुत कम होती है, तो बिल्कुल गलत है। मृत सागर की लवणता बहुत कम नहीं बहुत अधिक होती है भाई, ये गलत बात है। तो कारण क्या दिया है, मृत सागर सॉरी मृत सागर उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है। मृत सागर उष्णकटिबंधीय जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है, उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु क्षेत्र में अवस्थित है, जहाँ वाष्पीकरण दर उच्च और क्षेपण निम्न और अपवाह आंतरिक होता है। बिल्कुल सही है, आर तो सही है लेकिन ए गलत है, तो ए गलत है, आर सही है। इसका सी आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का सी आंसर सही हो जाएगा। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक हरितगृह गैस वैश्विक ऊष्मन से संबंधित नहीं है, कि जो भी ये प्राकृतिक हरितगृह गैस दी हुई है कौन सा ऐसा है कि जो वैश्विक ऊष्मन से संबंधित नहीं है। जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, हाइड्रोजन है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन इसमें देखिए, वैश्विक ऊष्मन से संबंधित नहीं है, कौन सा प्राकृतिक हरितगृह है, तो हाइड्रोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हाइड्रोजन। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हाइड्रोजन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें राष्ट्रीय पार्क दिया है, इसको एक तरफ राज दिया है, इसको आपको मिलाना है। एराविकुलम, एराविकुलम कहाँ का राष्ट्रीय पार्क है, केरल का राष्ट्रीय पार्क है। बांदीपुर कहाँ का राष्ट्रीय पार्क है, कर्नाटक का राष्ट्रीय पार्क है। हेमिस कहाँ का राष्ट्रीय पार्क है, जम्मू कश्मीर का राष्ट्रीय पार्क है। सिरोनी कहाँ का है, तो मणिपुर का है। एराविकुलम केरल, यानी ए का दूसरा हो जाएगा आपका, यही आंसर सही है। बी का पहला, देखिए बी का कर्नाटक और सी हेमिस जम्मू कश्मीर और डी, तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा टैगा बायोम है। टैगा बायोम कौन है, ऑप्शन ए दिया अर्ध उष्णकटिबंधीय बायोम, ऑप्शन बी दिया है अर्ध उत्तर ध्रुवी बायोम, ऑप्शन सी दिया समाना बायोम, ऑप्शन डी दिया है उप सहारा बायोम। बहुत आसान सा क्वेश्चन, अर्ध उत्तर ध्रुवी बायोम इसका सही आंसर हो जाएगा। टैगा बायोम क्या है, अर्ध उत्तर ध्रुवी बायोम है, इसका सही आंसर 15 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है, सुमेलित करना है। भूगोल, एक तरफ भूगोलवेत्ता दिया, एक तरफ देश दिया है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कहाँ के हैं, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट जो है जर्मनी के हैं, सॉरी अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट कहाँ के हैं, जर्मनी के हैं। इसका चौथा हो जाएगा। एलन चर्चिल सैंपल, ये कहाँ की हैं, एलन चर्चिल सैंपल आपकी यूएसए की हो जाएंगी। और पीटर हैगेट आपके कहाँ के हो जाएंगे, यूके के हो जाएंगे। जीन ब्रून्स आपके फ्रांस के हो जाएंगे। यानी ए का चौथा हो गया, ए का चौथा 2 में है। और आगे भी देख लीजिए, बी का तीसरा हो गया, बी का तीसरा यानी सी आंसर सही हो जाएगा। और सी का दूसरा यानी यूके और जीन ब्रून्स फ्रांस के, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। मात्रात्मक क्रांति काल के दौरान किस विद्वान ने भूगोल को भविष्य सूचक प्रतिरूपों की खोज के रूप में परिभाषित किया है। मात्रात्मक क्रांति काल के दौरान किस विद्वान ने भूगोल को भविष्य सूचक प्रतिरूपों की खोज के रूप में परिभाषित किया गया। ऑप्शन ए दिया है हैगेट, ऑप्शन बी दिया है हार्वे, ऑप्शन सी दिया है स्टीवर्ट, ऑप्शन डी दिया है बुंगी।
तो बहुत ही जो है आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, दोहराया गया है। तो इसका सही आंसर विलियम बुंगी हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 17 का आंसर डी सही हो जाएगा, बुंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, स्थानिक अंतःक्रिया। स्थानिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया। स्थानिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया और उसके प्रतिरूपों यानी पैटर्न का वर्णन करने में भूगोलवेत्ता किस बात में सर्वाधिक सरोकार रखते हैं। स्थानिक अंतःक्रिया जो है की प्रक्रिया है, उसके प्रतिरूपों यानी पैटर्न का वर्णन करने में भूगोलवेत्ता किस बात से सर्वाधिक सरोकार रखते हैं। ऑप्शन ए है अभिगम्यता संबद्धता, ऑप्शन बी है घनत्व और छिद्रांक, ऑप्शन सी है विसरण और प्रतिरूप, ऑप्शन डी है सामान्य। तो स्थानिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया, स्पष्ट रूप से इसको आप ध्यान रखिएगा, स्थानिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया और उसके प्रतिरूप पैटर्न का वर्णन करने में, स्थानिक अंतःक्रिया की प्रक्रिया और उसके प्रतिरूप का वर्णन करने में भूगोलवेत्ता अभिगम्यता एवं संबद्धता से सर्वाधिक सरोकार रखते हैं। एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी एंड कनेक्टिविटी जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, अभिगम्यता एंड संबद्धता और संबद्धता। इसका 18 का सही आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से किसने भूगोल के मानववादी संप्रदाय की स्थापना की। बहुत आसान सा क्वेश्चन, देखिए ऑप्शन दिया है वोल्पर्ट, बी दिया तुआन, और सी दिया है किर्क, और डी दिया है हार्वे। तो इसका सही आंसर सबको ही पता होगा मेरे ख्याल से, तुआन, यूफू तुआन। इसका सही आंसर 19 का मानववादी संप्रदाय की स्थापना किसने की, यूफू तुआन ने की। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 19 का बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है देखिए निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने महासागरीय जल के, निम्नलिखित में से कौन से विद्वान ने महासागरीय जल के रंग और उसकी लवणता को सह संबंधित रूप से देखा। महासागरीय जल का रंग और उसकी लवणता को सह संबंधित रूप से देखा था। तो ऑप्शन ए दिया है इब्न खालदून, ऑप्शन बी दिया है अल मसूदी, ऑप्शन सी दिया इब्न सीना, ऑप्शन डी दिया अल मकदीसी। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये अल मसूदी हो जाएगा। 20 का सही आंसर यानी महासागरीय जल के रंग और उसकी लवणता से संबंधित, लवणता को सह संबंधित रूप से अल मसूदी ने देखा था। तो महासागरीय जल के रंग और उसकी लवणता को सह संबंधित रूप से अल मसूदी ने देखा था। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक रूप से समझना चाहिए और संपूर्ण भूगोल को ऐतिहासिक रूप से निरूपित करना चाहिए। संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक रूप से समझना चाहिए और संपूर्ण भूगोल को ऐतिहासिक रूप से निरूपित करना चाहिए। ये किसने कहा है। ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी रेडजेल, ऑप्शन सी ब्लास, ऑप्शन डी डेविस। तो ये हेरोडोटस महोदय का कथन है कि संपूर्ण इतिहास को भौगोलिक रूप से समझना चाहिए और संपूर्ण भूगोल को ऐतिहासिक रूप से समझना चाहिए। इसलिए 21 का आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कह रहा है कि खगोल शास्त्र का विज्ञान किस संप्रदाय ने विकसित किया है। तो यूनानी, रोमन, चीनी और अरबी। देखिए इसका खगोल शास्त्र विज्ञान का विकास है वो शुरुआत में यूनानी विद्वानों ने किया था। समझा किसने विकसित किया, तो यूनानी विद्वानों ने किया था। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है, यूनानी विद्वानों ने किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। कह रहा है कि जनांकीय संक्रमण परिवर्तन एक प्रकार का ढांचा है जो परिवर्तनों के ऐतिहासिक अनुक्रम का अन्वेषण करता है। जनांकीय संक्रमण एक प्रकार का ढांचा है जो परिवर्तनों के ऐतिहासिक अनुक्रम का अन्वेषण करता है। इसमें ऑप्शन दिया है प्रजनन क्षमता, इसमें ऑप्शन दिया है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है प्रजनन क्षमता एवं प्रवचन। ऑप्शन बी दिया यानी दूसरा दिया है मृत्यु दर और आयु संरचना, और तीसरा दिया है मृत्यु दर और प्रवचन, और आयु संरचना एवं लिंग संयोजन चौथा।
तो कह रहा है कि जनांकी संक्रमण एक प्रकार का ढांचा है जो परिवर्तनों के ऐतिहासिक अनुक्रम का अन्वेषण करता है। कौन से सही हैं? कूट दिया है, कौन 1 और 4 सही है, 3 और 4 सही है, केवल 1 सही है, 1 और 2 दोनों सही है। इसमें आपको बताना है। तो इसमें देखिए प्रजनन क्षमता एवं प्रवसन और मृत्युदय एवं आयु संरचना, यही इसका सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर इसका मतलब 1 और 2 सही है। तो 23 का जो आंसर हो जाएगा डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में किस राज्य में सबसे अधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं? तो सबसे अधिक बाल श्रमिक पाए जाते हैं, ये 2013 का क्वेश्चन है, इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। उस समय जो बाल श्रमिक पाए जाते थे उस डेटा के आधार पर बाल श्रमिक सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं। हो सकता है आज भी हो सकता है ये भी है कि आज बाल श्रमिक की संख्या और कहीं पे हो, तो उसमें जो क्वेश्चन ऑप्शन सही होना चाहिए था उस आधार पर डेटा आंध्र प्रदेश था। चलिए 24 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, देखिए भारत की 10 की वृद्धि दर में किस दशक में निरंतर कमी आ रही है? किस दशक से निरंतर कमी आ रही है कि 10 की वृद्धि दर जो होती है उसमें एक ऐसा समय है कि कौन सा ऐसा समय है जिससे लगातार कमी आती जा रही है? तो देखिए, तो इसका सही जो आंसर है 71 से 81, 1971 से 1981 है। 1971 से 1981 से लगातार क्या हो रहा है कि जो जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें कमी आती जा रही है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर है उसमें कमी आती जा रही है। कब से कब? 1971 से 81 के दशक से। इसका 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किस महासागर में डिगो गार्सिया नाम का द्वीप है? या डियो गार्सिया आपको देखने को मिलेगा। डियो गार्सिया नाम का द्वीप है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, इंडियन और उत्तर पूर्वी। तो इंडियन महासागर या हिंद महासागर जिसे आप कहते हैं उसे डियो गार्सिया नाम का द्वीप है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इंडियन ओशन, हिंद महासागर। चलिए हिंदुस्तान के नाम पे पड़ा है भाई, गर्व की बात है थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें दिया है अभिकथन ए और कारण। यानी अभिकथन दिया है शहरीकरण इस शताब्दी की सीमा निर्दिष्ट करने वाली परिघटना है और विकासशील देश इस परिवर्तन के फोकस पर है। कह रहा है शहरीकरण इस शताब्दी की सीमा निर्दिष्ट करने वाली परिघटना है। शहरीकरण इस शताब्दी की सीमा निर्दिष्ट करने वाली परिघटना है और विकासशील देश इस परिवर्तन के फोकस केंद्र पर है। और विकासशील देश क्या है? इस परिवर्तन के फोकस केंद्र पर है। ठीक है, और आप कारण क्या दे रहा है कि विकासशील देशों में महानगरों की द्रुत वृद्धि के कारण पिछले कुछ दशकों में शहर गमन स्थानांतरण अधिक हुआ है। देखिए कह रहा है विकासशील देशों में महानगरों की द्रुत वृद्धि के कारण, महानगरों की द्रुत वृद्धि, महानगरों की तेजी से विस्तार हो रहा है, तो शहर गमन या स्थानांतरण अधिक हुआ। कुछ दशकों में शहर गमन या स्थानांतरण अधिक हुआ है। तो देखिए स्थानांतरण जो शहरों की तरफ होता है वो रोजगार के कारण होता है, शिक्षा के कारण होता है, स्वास्थ्य के कारण होता है, सुरक्षा के कारण होता है। तो इसमें कह रहा है कि विकासशील देशों में महानगरों की द्रुत वृद्धि के कारण पिछले कुछ दशकों में शहर गमन अधिक हुआ है। द्रुत वृद्धि के कारण शहर गमन अधिक हुआ है, ये तो ठीक नहीं लगता हमको लगता, इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए कि ए सही है परंतु आर मिथ्या है। ए सही है परंतु आर मिथ्या। 27 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको सुमेलित करना है। चलिए मिला लेते हैं। बाकू तेल क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध है, पता ही है आप लोगों को। तेल क्षेत्र के लिए मिला दीजिए आप इसे। तेल क्षेत्र के लिए ए का चौथा हो जाएगा, 2 में है ए का चौथा। और आगे मिला कुजबास बेसिन है। कुजबास बेसिन आपका कोयला से संबंधित हो जाएगा, यानी बी का तीसरा हो जाएगा। ठीक है, और
यूराल्स सॉरी यूराल्स खनिज लोहा के लिए, यानी खनिज लोहा के लिए, यानी सी का दूसरा हो जाएगा, सी का दूसरा हो जाएगा, बी का, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, ये देखिए डी का पहला पूर्वी साइबेरिया हीरा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए आंसर सही हो जाएगा। 28 का ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 है कि यूएसए में मार्केट माला किसके लिए विख्यात है? यूएसए में जो मार्केट माला है वो किसके लिए विख्यात है? यूरेनियम के लिए विख्यात है, या तांबा के लिए, या स्वर्ण के, या लौह अयस्क के लिए? तो यूएसए में मार्केट माला जो है वो लौह अयस्क खनन के लिए विख्यात है, उसको लौह अयस्क खनन के लिए विख्यात है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी। तो यूएसए में जो मार्केट माला है वो लौह अयस्क खनन के लिए विख्यात है, लौह अयस्क खनन के लिए विख्यात है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। कागज उद्योगों की अवस्थिति किन कारकों द्वारा अत्यधिक प्रभावित होती है? जो कागज उद्योग की अवस्थी है वो किन कारकों से अधिक प्रभावित होती है? ऑप्शन ए है कच्चे माल की उपलब्धता एवं समीपता, ऑप्शन बी है बाजार की निकटता, ऑप्शन सी है पूंजी की उपलब्धता, ऑप्शन डी है परिवहन की उपलब्धता। तो देखिए कागज उद्योग के लिए आपको लुगदी चाहिए, और वो भार ह्रास उद्योग है। जो कागज उद्योग है वो भार ह्रास उद्योग है, उसमें भार में कमी आती है कच्चे माल से उत्पाद में परिवर्तित करने पर। इसलिए जो कागज उद्योग होना चाहिए वो कच्चे माल की उपलब्धता वहाँ पे उपलब्ध कहाँ हो? बहुत समीप में हो। तो जो अधिक प्रभावित करती है, अत्यधिक प्रभावित होता है, वो कच्चे माल की उपलब्धता एवं समीपता से कागज उद्योग अधिक प्रभावित होता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 30 का सही आंसर ए हो जाएगा, कच्चे माल की उपलब्धता एवं समीपता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी है? तो सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली वस्तुएं कौन सी हैं? इसके लिए भी आपको अपडेट थोड़ा रहना पड़ेगा इकोनॉमिक सर्वे से। ये 2013 का आंसर क्वेश्चन है। तो इसके अनुसार देखिए कच्चा माल दिया ऑप्शन में, और लोहा स्टील है, पेट्रोलियम चिकनाई पदार्थ है, मोती एवं बहुमूल्य पत्थर है। तो उसके अनुसार आंसर क्या है? पेट्रोलियम एवं चिकनाई पदार्थ हो सकता है, आंसर यही हो सकता है, आंसर बदल भी सकता है कि इस समय क्या आयात ज़्यादा से ज़्यादा किया जा रहा है। तो इसके लिए आप लोग अपडेट किया करिए अपने आप को। तो इसका सही आंसर 2013 के हिसाब से पेट्रोलियम एवं चिकनाई पदार्थ इसका सही आंसर है। भारत में सबसे बड़ी मात्रा में आयात की जाने वाली वस्तु कौन सी है? पेट्रोलियम एवं चिकनाई पदार्थ। 31 का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। किरकुक जो विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है कहाँ स्थित है? किरकुक जो है विश्व में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? ईरान दिया है, इराक है, कुवैत है, और रशिया या रूस है। तो जो किरकुक है वो तेल क्षेत्र इराक का तेल क्षेत्र है। किरकुक कहाँ का तेल क्षेत्र है? इराक का तेल क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? किरकुक विश्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है? इराक में स्थित है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा 32 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। एस्किमो लोग किस प्रजाति समूह से संबंधित है? इसको आप लोग याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एस्किमो लोग किस प्रजाति से संबंध रखते हैं? निग्रोइड प्रजाति से, मंगोलाइड प्रजाति से, और काकेसाइड प्रजाति से, ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति से। ये चारों दिया है। तो जो एस्किमो लोग जो है वो पूछा है कि किस प्रजाति समूह से संबंधित है। आप इसमें काकेसाइड और मंगोलाइड में आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि ये कन्फ्यूजन अक्सर हो जाता है लोग को। तो ये जो है मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है। एस्किमो लोग किस प्रजाति से संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? मंगोलाइड प्रजाति से संबंधित है, मंगोलाइड प्रजाति से, यानी 33 का बी हो जाएगा, मंगोलाइड प्रजाति। एस्किमो लोग किस प्रजाति से संबंधित है या संबंध रखते हैं? मंगोलाइड प्रजाति से संबंध रखते हैं, मंगोलाइड प्रजाति से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 कि सांस्कृतिक दृश्य भूमि, कल्चरल लैंडस्केप जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं, की अवधारणा को किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया? सांस्कृतिक दृश्य भूमि की अवधारणा को किसके द्वारा बढ़ावा दिया गया? ऑप्शन ए है रेडजल, ऑप्शन बी है एन बट्टीमेर, ऑप्शन सी है कार्ल सावर, और ऑप्शन डी है विल्बर जेलेंस्की। तो सांस्कृतिक दृश्यभूमि कल्चरल लैंडस्केप है, कार्ल सावर महोदय द्वारा इस अवधारणा को बढ़ावा दिया गया था।
कार्ल शॉवर महोदय। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। सांस्कृतिक दृश्य भूमि की अवधारणा को कार्ल शॉवर महोदय ने बढ़ावा दिया था। इसका सी आंसर हो जाएगा 34 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा इस्लामी देश प्रमुखतः शिया संप्रदाय का है? देखिए कौन सा इस्लामी देश प्रमुखतः शिया संप्रदाय का है। ऑप्शन ए है इराक, ऑप्शन बी है ईरान, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। जो शिया संप्रदाय का है, देखिए इसमें ईरान जो है शिया संप्रदाय का है। शिया इसमें पूछा है कि इस्लामी देश प्रमुखतः शिया संप्रदाय का, मतलब कि ईरान में जो है शिया बहुसंख्यक में है, और इराक है इसमें जो है शिया अल्पसंख्यक में आते हैं। तो इस्लामी देश प्रमुखतः शिया संप्रदाय का है, तो ईरान शिया संप्रदाय का। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ईरान, यानी 35 का बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 दिया है। कंपेज की अवधारणा, कंपेज की अवधारणा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया? कंपेज की अवधारणा का मिन्सुल ऑप्शन दिया है, ब्लास दिया है, विटलसी दिया है, आइजार्ड दिया है। तो कंपेज की अवधारणा का प्रतिपादन विटलसी महोदय ने किया था। कंपेज की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? विटलसी महोदय ने किया था। इसका सही आंसर 36 का सी आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी, राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन है? तो ऑप्शन दिया है मैकिंडर, ऑप्शन बी रेडजल, और ऑप्शन सी हाउसहोफर, और ऑप्शन डी इसैया वोमेन। तो राज्य की जो ऑर्गेनिक थ्योरी थी, राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी वो रेडजल महोदय की थी। राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी किसने दिया है? या जैविक उत्पत्ति सिद्धांत, राज्य की जैविक उत्पत्ति सिद्धांत किसने दिया है? रेडजल महोदय ने दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 37 का बी। राज्य की ऑर्गेनिक थ्योरी का संस्थापक निम्न से कौन है? रेडजल महोदय हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि अर्ध गणतांत्रिक शासन निम्नलिखित में से किस देश में है? अर्ध गणतांत्रिक शासन किस देश में है? तो ऑप्शन ए दिया यूएसए, ऑप्शन बी दिया ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन सी दिया है रूस, ऑप्शन डी दिया है भारत। तो देखिए ग्रेट ब्रिटेन जो है उसमें अभी भी राजा की भूमिका रहती है, भले से वो नाम मात्र का प्रधान होता है, और संसद में यानी चुनाव भी के द्वारा प्रधानमंत्री को भी चुना जाता है, इसलिए उसे अर्ध गणतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो इसलिए इससे पूछा है कि अर्ध गणतांत्रिक शासन की निम्नलिखित किस देश में है? शासन किस देश में है? तो ग्रेट ब्रिटेन में, ग्रेट ब्रिटेन में। चले अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 है, देखिए इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला क्षेत्रीय नियोजन का प्रयास था? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पहला क्षेत्रीय नियोजन का प्रयास था? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना, धनकारा योजना, दामोदर घाटी योजना, भाखड़ा नांगल परियोजना। तो सबको पता है कि सबसे पहले जो पहला क्षेत्रीय नियोजन था वो दामोदर घाटी परियोजना था, दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ठीक है, दामोदर घाटी परियोजना था। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दामोदर घाटी परियोजना सबसे पहला भारत में क्षेत्रीय नियोजन का प्रयास था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टेनेसी वैली के आधार पर किया गया था, ये आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा उसको। चलिए निम्नलिखित में कौन सा युग्म गलत है? देखिए कह रहा है उपयोगवादी योजना, प्रकार्यात्मक योजना, उपयोगवादी योजना, प्रकार्यात्मक योजना, तो ये तो सही है। व्यापक योजना, एकीकृत योजना, समूह पूरी तरह से लेके चल रहा है। व्यापक योजना, एकीकृत योजना, ठीक है। गलत पूछा है क्षेत्रीय योजना, स्थानिक योजना, क्षेत्रीय स्थानिक योजना, ये भी सही है। तो निश्चित तौर पे ये खंडी योजना, देखिए यहाँ पे समन्वित योजना दिया है। क्या दिया है? समन्वित योजना। खंडी योजना को दिया है कि समन्वित योजना से ये मिला, नहीं खंडी योजना अब एक क्षेत्र को खंड छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट के किया जाता है, तो समन्वित एकीकृत नहीं किसको कह सकते हैं, एक साथ नहीं। तो खंडी योजना में छोटे छोटे क्षेत्रों में बांट के किया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब गलत ही पूछा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। 40 का डी आंसर सही हो जाएगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तटरेखा है? पुराना क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा। तमिलनाडु, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल। तो सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना गुजरात की जो तटरेखा की लंबाई कितनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है कि निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लेटराइट या मखरला मृदा का केंद्रीकरण अधिकतम है। तो जो ऑप्शन में दिया है कि उड़ीसा में है, कि गुजरात में है, कि जम्मू कश्मीर में है, अरुणाचल प्रदेश, तो निम्नलिखित किसमें लेटराइट मृदा का केंद्रीकरण अधिकतम है। तो देखिए जो ऑप्शन के हिसाब से जो दिया है, ये उड़ीसा में लेटराइट मृदा का केंद्रीकरण अधिकतम पाया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, गुजरात, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश दिया है, लेकिन इसका सर्वाधिक संकेंद्रण जो पाया जाता है वो उड़ीसा में पाया जाता है। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 42 का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, कथन और कारण क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि कथन दिया है कि लेटराइट मृदाएं केरल में सुविकसित हैं। कह रहा है कि लेटराइट मृदाएं केरल में सुविकसित हैं। बिल्कुल सही है, केरल में भाई वर्षा भी पर्याप्त हो जाती है, तापमान भी ठीक रहता है, तो यहाँ पे सुविकसित है लेटराइट मृदाएं। कथन तो सही है। कह रहा है कि मानसून मौसम के दौरान केरल में भारी वर्षा होती है। भाई दक्षिण पश्चिम मानसून होता है केरल में, सबसे पहले केरल में ही पहुँचता है, तो यहाँ पे और शुरुआत में बहुत भारी वर्षा होती है। मानसून मौसम के दौरान केरल में भारी वर्षा होती है, बिल्कुल सही है। इसका तो कथन और कारण दोनों सही है, और उसका व्याख्या भी है। क्यों व्याख्या है? क्योंकि भाई उसके लिए अधिक वर्षा और अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। अधिक तापमान तो मिल ही रहा है, अधिक वर्षा भी कारण है। तो ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका अर्थ ये है कि 43 का आंसर जो है ये सही हो जाएगा। 43 का आंसर क्या हो जाएगा? ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको ये भी कथन और कारण क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 44 में कि हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती हैं। बिल्कुल सही बात है, हिमालय की नदियाँ बारहमासी होती हैं, लगातार वर्ष भर उनके नदियों में जल रहता है। तो हिमालय नदियाँ बारहमासी होती है या 12 महीना प्रवाहित होती है। कारण क्या दे रहा है कि यह क्षेत्र केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से ही वृष्टि प्राप्त करता है। तो ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, बारहमासी नदियाँ, कह रहा है कि ये क्षेत्र जो है केवल दक्षिण पश्चिम मानसून से वृष्टि प्राप्त कर, वो बिल्कुल गलत है। देखिए ये पश्चिमी विक्षोभ से भी तो मानसून प्राप्त कर लेता है, ये उत्तर पूर्वी मानसून से भी वृष्टि प्राप्त कर देता है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसमें देख लीजिए, ए सही है परंतु आर गलत है, तो इसका 44 का सी आंसर सही हो जाएगा। 44 का कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी आंसर सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, पुराना क्वेश्चन फिर से वही रिपीट किया गया है। कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वतों श्रेणियों के बीच में है? किन पर्वत श्रेणियों के बीच में है? ऑप्शन ए दिया है पीर पंजाल काराकोरम श्रेणी, ऑप्शन बी दिया है पीर पंजाल जास्कर श्रेणी, ऑप्शन सी दिया है जास्कर एवं लद्दाख श्रेणी, ऑप्शन डी दिया है सुलेमान एवं किरथा श्रेणी। तो जो कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के मध्य है। कश्मीर घाटी किसमें है? पीर पंजाल और जास्कर श्रेणी के मध्य है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सिंचाई के अंतर्गत कृषि भूमि का अधिकतम अनुपात पाया जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि किस क्षेत्र में सिंचाई के अंतर्गत कृषि भूमि का अधिकतम अनुपात पाया जाता है। कृषि भूमि का अधिकतम अनुपात पाया जाता है सिंचाई के अंतर्गत। तो ऑप्शन ए दिया पंजाब हरियाणा मैदान, ऑप्शन बी दिया राजस्थान गुजरात मैदान, ऑप्शन सी दिया पश्चिमी बंगाल डेल्टा, ऑप्शन डी दिया उत्तर प्रदेश बिहार मैदान। तो पंजाब और हरियाणा का जो मैदान है इसमें भूमि का अधिकतम अनुपात आता है, कृषि भूमि का अधिकतम अनुपात होता है जिसके अंदर सिंचाई होती है। देखिए यही पूछा है, किस क्षेत्र में सिंचाई के अंतर्गत कृषि भूमि का अधिकतम अनुपात आता है, तो पंजाब हरियाणा मैदान के अंतर्गत। चलिए 46 हो गया। 46 का आंसर ए हो जाएगा। 46 का आंसर ए हो जाएगा, पंजाब हरियाणा मैदान। चलिए 47 क्वेश्चन देखते हैं। तो एक क्वेश्चन 47 क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स और वाई, निम्नलिखित एक्स और वाई चित्रों पर विचार करें। दिए चित्र ए दिया है, सॉरी चित्र एक्स दिया है, चित्र वाई दिया है। इसमें ए और बी और आर एफ दिया है 1:2000, और यहाँ आर एफ दिया 1:10 लाख दिया है। 2 सेंटीमीटर ए से बी के बीच की दूरी दिया है, 2 सेंटीमीटर सी से डी के बीच की दूरी दिया है। अब इसको सॉरी
थोड़ा से आप कोऑपरेट करिए। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि पूछ रहेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब कह रहा है, ऑप्शन ए दिया कि चित्र यक्स छोटा पैमाना है और ए एवं बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। चित्र यक्स छोटा पैमाना है और ए और बी के बीच की दूरी 40 मीटर है। अब छोटा पैमाना यक्स है कि वाई है, इसको मैं आप लोगों को बहुत आसानी से इसको बता देता हूँ कि आप इसको पहचानेंगे कैसे। देखिए, आर एफ इसका जो चित्र यक्स है, आर एफ है इसका 1:2000 और चित्र वाई है जिसका आर एफ है 1:10 लाख। तो जिसका देखिए आर एफ जो होता है, आर एफ जिसका हर जो है अधिक हो, देखिए एक दिया है कि 2000, तो 2000 एक दिया है, ये आर एफ 1:10 लाख। तो बड़ा कौन सा पैमाना, देखिए चित्र यक्स बड़ा हुआ कि चित्र वाई, जिसका हर जितना छोटा होगा उसका पैमाना उतना बड़ा होगा। यानी यहाँ पे देखिए इसका हर 2000 है, इसका 10 लाख है। ठीक है, इसका सेकेंड वाले का जो वाई है उसका आर एफ है 1:10 लाख है। ठीक है, इसका 10 लाख। तो जिसका हर छोटा रहेगा उसका पैमाना क्या होगा, बड़ा, ऑटोमेटिकली बड़ा। इसका अर्थ है कि जो चित्र यक्स है इसका पैमाना बड़ा है। एक आपको क्लियर हो गया। पहले आप इसी से इसको छांट दीजिए। चित्र यक्स छोटा पैमाना है, गलत। छोटा कहाँ है, बड़ा अभी भी, क्योंकि इसका हर भाई छोटा है, उसकी हर की वैल्यू छोटी है, तो ये बड़ा पैमाना हुआ। चित्र वाई बड़ा पैमाना है, चित्र वाई बड़ा पैमाना बिल्कुल गलत है। चित्र की जो हर की वैल्यू, आर एफ का जो हर की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये जो है बड़ा पैमाना नहीं है, छोटा पैमाना हो गया, ये गलत हो गया। चित्र यक्स बड़े पैमाने का है, गुड। चित्र यक्स बड़े पैमाने है वाई की अपेक्षा, तथा चित्र वाई छोटा पैमाना, ये भी सही है। चित्र यक्स बड़ा पैमाना हो गया, चित्र वाई छोटा पैमाना हो गया। अब ए और बी और सी और डी के बीच दूरी 40 मीटर और 20 मीटर है। ये आपको दूरी तो निकालना पड़ेगा। अब देखिए चित्र यक्स बड़ा पैमाना है और इसको देख लेते हैं डी वाले को। चित्र यक्स बड़ा पैमाना है, चित्र यक्स बड़ा पैमाना है और वाई छोटा पैमाना, ये भी सही है। ए और बी और सी और डी के बीच दूरी एक समान है। अब यहाँ पे हम लोगों को दूरी निकालना है। ठीक है, मैंने ये तो दोनों छांट दिए, हम लोग इस दोनों को छांट दिए हैं, इस दोनों को कट कर दें कि ए बी तो हो नहीं सकता, क्योंकि यक्स है आपका बड़ा पैमाना, जो बड़ा पैमाना यक्स है, वाई आपका छोटा पैमाना है, तो ये दोनों में दिया हुआ है। लेकिन दूरी अब इसको निकालना है, तो आप देखिए आर एफ इसमें दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है, 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है 2000 सेंटीमीटर को, 2000 सेंटीमीटर को। तो वहाँ दूरी दिया 2 सेंटीमीटर, ऊपर वाले में देखिए 2 सेंटीमीटर दिया है, तो 2 सेंटीमीटर दूरी प्रदर्शित करेगा कितना होगा, 2 × 2000, 2 × 2000 यानी क्या हो जाएगा, 4000 हो जाएगा, 4000 सेंटीमीटर, 4000 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। अब सेंटीमीटर, अब इसमें देखिए जो आंसर दिया है ए और बी और सी एवं डी के बीच दूरी 40 मीटर, मीटर में दिया, इसको मीटर में परिवर्तित कर लीजिए आप। तो मीटर परिवर्तित करने के लिए क्या करते हैं आप, भाग, छोटे से बड़े में परिवर्तित करने के लिए भाग दे देंगे अपान, यानी सेंटीमीटर है तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, 100 से भाग दे दीजिए, कट गया, 40 आ गया, 40 मीटर। ठीक है, 40 मीटर, यानी यहाँ पे जो यक्स वाली वैल्यू आ गई वो आ गई आपका, यानी ए व बी के बीच की दूरी कितनी है, ए व बी के बीच की दूरी है आपका 40 मीटर, जो यहाँ पे दिख रहा है कि ए व बी और सी और डी। अब 40 मीटर एक तो निकाल लिए आप। अब कह रहा है कि इसको मिटा के दो है, देखिए 20 वाला निकाल देते हैं हम यहीं पे। यहाँ पे कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है, 1 सेंटीमीटर प्रदर्शित कर रहा है 10 लाख को, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख प्रदर्शित कर रहा है। और 2 सेंटीमीटर प्रदर्शित करेगा, 2 सेंटीमीटर 20 लाख प्रदर्शित करेगा, 20 लाख। ठीक है, 20 लाख प्रदर्शित करेगा और इसमें किलोमीटर में दिया है, तो आप जो है 20 लाख सेंटीमीटर है, 20 लाख सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर दूरी प्रदर्शित करेगी 20 लाख सेंटीमीटर को, 20 लाख सेंटीमीटर, 1 2 3 4 5। ठीक है, 20 लाख सेंटीमीटर, ये आपका सेंटीमीटर में है।
तो आप इसको, क्योंकि यहाँ पे किमी में दिया है आंसर को, इसको आप किमी में परिवर्तित कर दिए। आगे क्या करेंगे, सेंटीमीटर है, इसको आप कर लीजिए पहले मीटर में। 20, 1 2 3 4 5, यह है 20 लाख हो गया ना, 20 लाख हो गया। तो 20 लाख है, इसको आप सेंटीमीटर को मीटर में परिवर्तित करने के लिए अभी मैं बताया था 100 से गुणा कर देंगे, मीटर में आ जाएगा। फिर और मीटर, और इसको किलोमीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या कर देंगे, 1000 से और गुणा कर देंगे, 1000 से और गुणा कर देंगे, यानी 5 जीरो जो है कट जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 20 किलोमीटर आ गया। तो यानी ये सही दिया है कि ए और बी और सी और डी के बीच दूरी कम से कम 40 मीटर और 20 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर है। तो इसका आंसर सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। यदि वर्षा की परिवर्तनशीलता का माप करना है तो निम्नलिखित में किस तकनीक का उपयोग करेंगे। वर्षा की परिवर्तनशीलता के अगर आप माप करना चाहते हैं तो किस तकनीक का प्रयोग करेंगे, माध्य विचलन का प्रयोग करेंगे, मानक विचलन का प्रयोग करेंगे, विचरण का गुणांक प्रयोग करेंगे, अंतर चतुर्थक प्रयास का प्रयोग करेंगे। तो अगर यदि वर्षा की परिवर्तनशीलता की अगर माप करना है तो आप विचरण का गुणांक इसका यूज करेंगे, विचरण के गुणांक का यूज करेंगे। ठीक है, विचरण के गुणांक के द्वारा जो है वर्षा की परिवर्तनशीलता की माप आप करेंगे, क्योंकि सी वी बराबर होता है डेल बाई एक्स इंटू 100। सी वी बराबर होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, जिसे आप कहते हैं विचरण का गुणांक, डेल बाई एक्स इंटू 100। ठीक है, यह इसका सूत्र होता है। तो वर्षा की परिवर्तनशीलता का माप करना है तो आप किस तकनीक का प्रयोग करें, विचरण के गुणांक का प्रयोग करेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 देख लीजिए आप। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है। कौन सा मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है। ऑप्शन ए दिया है वर्ण प्रतीकी मानचित्र, ऑप्शन बी दिया है सम्मान रेखा मानचित्र, ऑप्शन सी दिया है बिंदु मानचित्र, ऑप्शन डी दिया है वर्णमात्री मानचित्र। क्या है कि मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है। मात्रात्मक, देखिए वर्ण प्रतीकी जो मानचित्र है ये मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है, क्योंकि इसमें कोरोक्रोमैटिक मैप इसे इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि रंगों का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वर्ण प्रतीकी में विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मात्रात्मक वितरण मानचित्र नहीं है, वर्ण प्रतीकी मानचित्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 50। भारत में राजकीय स्तर पर जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना किसके द्वारा श्रेष्ठ निरूपित होती है। कि जनसंख्या की जो व्यावसायिक संरचना है कि कौन से लोग क्या, कितने लोग क्या कौन सा कार्य करते हैं, कितने लोग कौन सा कार्य करते हैं, वही कह रहा है कि राजकीय स्तर पर जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना किसके द्वारा श्रेष्ठ निरूपित होती है। बिंदु विधि द्वारा, सम्मान रेखा विधि द्वारा, वर्णमात्र विधि द्वारा, चक्र आरेख द्वारा। तो स्पष्ट रूप से इसको कई बार आप लोगों ने देखा होगा, चक्र आरेख द्वारा ये प्रदर्शित की जाती है। प्राथमिक कार्य करने वाले, दूसरी सेकेंडरी कार्य करने वाले, टर्शियरी कार्य करने वाले और क्वार्टरली कार्य करने वाले। तो भारत में राजकीय स्तर पर जनसंख्या व्यवसाय संरचना किसके द्वारा श्रेष्ठ निरूपित होती है, चक्र आरेख के द्वारा श्रेष्ठ निरूपित होती है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो गया आपका। अगर वीडियो को बार बार देखेंगे तो ये क्वेश्चन सारे आपको तैयार हो जाएंगे। और अगर थोड़ा भी आपको लाभ होता है इससे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।